यहाँ पर 18 और 19 के अंदर काम आ जाता है। तो ये आपके पास देखें, दो उसने कैटेगरीज बता दी हैं और इन दो कैटेगरीज के अंदर ही आपके सारे जो चैप्टर्स हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये आपके पास है ओवरऑल जो कि हमने प्लान करना है, हमने इसको कैसे करना है। जो चैप्टर 11, 12, 13, 14 है, इसमें क्या है, इसमें एक्सप्लेनेशन है और फार्मूलाज हैं। अब इसमें स्टैट्स को अगर आपने क्लियर करना है तो आपको फार्मूलाज, जितने नंबर ऑफ फार्मूलाज टॉपिक के ऊपर हो वो आपको मेमोराइज होने चाहिए। वजह क्या होती है कि लेंथी क्वेश्चंस नहीं आते कि बड़े बड़े डेटाज दिए हुए हो, टेबल्स, बड़े बड़े टेबल्स गिवन हो और आप टेबल्स के ऊपर क्वेश्चन शुरू कर लें। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन मिनिमम आते हैं। जो क्वेश्चन आते ज़्यादातर क्या होते हैं, स्टेटमेंट के क्वेश्चन होंगे। स्टेटमेंट गिवन होगा, उसमें आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन होंगी, फार्मूला के शेप में वैल्यू गिवन होंगी और आपसे कहेंगे इसका मीन फाइंड कर लें, इसका स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड कर लें। तो हमने नंबर ऑफ फार्मूलाज इसमें याद रखिएगा। स्टैटिस्टिक्स में एक्सप्लेनेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो अगर नहीं होती तो फार्मूलाज बहुत यूज़ होते हैं न्यूमेरिकल पार्ट में, लेकिन थीरी हमने ज़रूर पढ़नी है। और थीरी हमने क्या कौन सी पढ़नी है वो डिपेंड करेगी। जैसे यहाँ पर आपके पास देखिए लिखा हुआ है, ये सारा गिवन है कि आपका फर्स्ट कंटेंट है, उसके अंदर ये देखें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा देख रहे हैं। इसी तरह का डेटा कलेक्शन है, इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन समराइजिंग है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये टेली है। ठीक है, इसको हम लोग अरेंजमेंट कहते हैं। ये कैसे हो सकती है, ठीक है, इसको हम अरेंजमेंट कहते हैं। और अरेंजमेंट दो तरह हो सकती है, एक असेंडिंग ऑर्डर में होती है, ठीक है, और एक आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर में आता है। दो हम लोग पढ़ते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये जो हमारे पास दोनों ऑर्डर्स होते हैं इनमें करते हैं हम लोग। क्लास बाउंड्री का कॉन्सेप्ट आएगा, होते क्या है, सो ये थियरिटिकल पार्ट है जिसको हम लोगों ने इस चैप्टर में फुलफिल करना है। ठीक है, बाकी थीरी इसमें से आप, जैसे मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा, मैं तो जनरली आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपने इसकी थीरी पढ़नी है। उसमें से जो पॉइंट नहीं समझ आएंगे आप मुझसे नेक्स्ट डे जो है ना पूछेंगे कि सर ये हमने पढ़ा था लेकिन इसकी मैं समझ नहीं, ये है क्या। और साथ ही सेल्फ टेस्ट पे जाना है। अब सेल्फ टेस्ट जब आप पढ़ोगे और उसकी समझ नहीं आती, लेट से एक लाइन आपने पढ़ी उसकी में, तो आप लोगों ने उसके बैक एंड पे जो सोल्यूशन का पॉइंट है वो आपने देख लेना है। फिर उस पॉइंट के साथ उसको एक्सप्लेन करना है कि ये ऐसा बनता है, इसकी मीनिंग हाँ नहीं समझ आ रही, यस सर ये बताएं सर इसकी समझ नहीं आ रही, ये आंसर ये कह रहे हैं, मेरे हिसाब से ये वाला आंसर बनना चाहिए एंड सो ऑन। ठीक हो गया, तो हमने इस तरीके से इस चैप्टर को फुलफिल करना है। ये आपके पास आ गए यहाँ पे देखें। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास आता है, जैसे मैंने कल बता दिया था कि डेटा और इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो अगर आप डेटा की बात कर लो तो डेटा बेसिकली क्या है, इसको हम लोग कहते हैं रॉ फैक्ट्स। इसका मतलब कोई एक्सप्लेन फॉर्म ना हो। ठीक है, लेट्स से इसको हम कहते हैं रॉ फैक्ट्स। अब रॉ फैक्ट्स कैसे हो सकते हैं, जैसे जहन में आता है, सपोज कल आपको दे दे एक्स, एक्स दे दे 2, 3, 4, 5, हो गया। अब ये एक्स है क्या, लेकिन जस्ट एक्स है, लेकिन ये नहीं पता ये एक्स है क्या। ठीक है, तो इसका मतलब ये रॉ फैक्ट्स हुए। लेकिन अगर आपको ये कह दे कि आपके पास ये वेट्स हैं बेसिकली, लेकिन वेट्स किस चीज़ के हैं, वेट्स ऑफ जो है वो एक क्यूएमएस क्लास हैं जो कि बैच 7 है, बैच 7 का जो है बेसिकली ये वेट्स हैं। तो इसका मतलब ये अब आपके पास इन्फॉर्मेशन बन गई। अब इस इन्फॉर्मेशन के थ्रू आपने क्वेश्चन करना, तो हमें जो गिवन होगा वो बेसिकली जैसे मैंने लिखा ना वेट्स ऑफ द क्यूमस का, सिर्फ वेट्स गिवन होंगे, इसका मतलब डेटा गिवन होगा, हमने उसको इन्फॉर्मेशन में कैसे कन्वर्ट करना है। हम कहेंगे उस डेटा की एवरेज ये आ गई, उस डेटा का मीडियन ये आ गया, उस डेटा की परसेंटेज चेंज ये आ गया। तो ये जो हम लोग उसके आंसर्स और वगैरह फाइंड करेंगे वो बेसिकली इन्फॉर्मेशन बन जाती है। ठीक है, हम कहते हैं जी स्कैन्स का रिजल्ट, तो हम कहते हैं जी स्कैन्स का जो रिजल्ट है वो 95%, वो 95% बेसिकली रिजल्ट की इन्फॉर्मेशन होगी। तो ये आपके पास दो चीज़ आती हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं इन्फॉर्मेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन आपके पास क्या है, इसको हम कहते हैं बेसिकली आपके पास रिफाइंड फॉर्म ऑफ, ठीक है, इसको हम कहते हैं रिफाइंड फॉर्म, एक्सप्लेन फॉर्म ऑफ डेटा। डेटा को जब आप एक्सप्लेन कर लेते हो तो वो बेसिकली क्या बनता है, इन्फॉर्मेशन बन जाती है, ऐसे ही है। तो ये आपका डेटा और इन्फॉर्मेशन के दरम्यान जो बेसिक डिफरेंस हो ये आपके पास आ जाता है। क्लियर, अब तो आगे एक हम बार लेके रिपीट आते करें कि हैं जी। रॉ फैक्ट्स। डेटा, डेटा बेसिकली रॉ फैक्ट्स है। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दे दी, आपको दे देते हैं, लेट्स से इफ़ यू हैव एक्स इक्वल्स टू 12, 13, 14, 15, हो गया, और आपको कहते हैं फाइंड मीन, फाइंड एवरेज, हो गया। अब ये क्या है, आपको एक्स क्या है, एक्स आपका रॉ फैक्ट्स है, जस्ट एक्स की वैल्यूज हैं, जस्ट वैल्यूज ऑफ एक्स हैं। अब आपको ये नहीं पता ये एक्स है क्या, हो गया, ये वैल्यूज हैं। लेट्स से एक्स को कह देता है ये वेट्स हैं, लेकिन आपको ये भी नहीं पता किन के वेट्स हैं। ठीक है, किसी क्लास के वेट्स हैं, किसी इंडिविजुअल के वेट्स हैं, किसी पर्टिकुलर बॉक्स के वेट्स हैं, किस क्या वेट्स क्या किस चीज़ के। तो इसका मतलब है हमें पास स्टैट्स के अंदर जो दिया होता है उसको हम डेटा कहते हैं, रॉ फैक्ट्स।
अब उसको हमने रिफाइन करना होता है, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना होता है। तो इंफॉर्मेशन में अगर कन्वर्ट करते हैं तो सपोज कर लें हम कहते हैं इसका मीन जो है, इसकी एवरेज है वो लेट से 13.5 है, तो 13.5 इज द मीन। इसका मतलब है क्या बनी, ये इंफॉर्मेशन बन गई। तो हम लोग क्या कहेंगे इसे कि रॉ फैक्ट्स या रॉ डेटा या डेटा गिवन इज कॉल्ड अ डेटा, ठीक है। जो भी हमारे पास डिटेल्स की होंगी इज कॉल्ड अ डेटा। व्हेन सम प्रोसेस इज अप्लाइड, ठीक है, आर अप्लाइड या प्रोसेस are applied या सम a particular process is applied, ठीक है, on the for the explanation of this particular data, जो आपके पास रिफाइंड फॉर्म होता है, एक्सप्लेन फॉर्म आता है, उस एक्सप्लेन फॉर्म को बेसिकली हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग इन्फॉर्मेशन कहते हैं। अब आपने इसको इस तरह नहीं कहना कि सर एक्स बार को आपने इन्फॉर्मेशन कहा, मैंने नहीं कहा एक्स बार को। एक्स बार एक प्रोसेस है जिसने इस पर्टिकुलर डेटा को एक्सप्लेन कर दिया, तो ये एक्स बार आपका इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन का क्या बना, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन बना। ठीक हो गया। तो डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, ये थ्योरी के लिए ऐसे कहते हैं रॉ फैक्ट्स, ठीक है। आपके पास क्या है, डेटा, एंड रिफाइंड फॉर्म ऑफ डेटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो आपके यस पास आ सर। रहा है, नेक्स्ट जो आपके पास आ रहा है वो आपके पास है, देखें गिवन है आपका क्वालिटीज ऑफ गुड इन्फॉर्मेशन। अभी आपने बीसी में भी पढ़ा होगा, आपने इस लेके चलना है। पहली बात तो ये कि हर आस्पेक्ट से आपका जो डेटा हो, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो कंप्लीट होने चाहिए। कंप्लीट कैसे, कंप्लीट ऐसे सपोज कर ले मैं अगर क्यूएमएस बैच 8 की टेस्ट 7 की, बैच 9 की टेस्ट 7 या टेस्ट 8 की अगर मैं बात करता हूँ, तो डेफिनेटली टेस्ट 8 एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, उसमें कोई एम्बेगुइटी तो नहीं है ना, एक टेस्ट हो चुका, तो वो हर आस्पेक्ट से आपके पास क्या वो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होना चाहिए जितनी ज़रूरत है। दूसरी बात ये, उस इन्फॉर्मेशन में जो चीज़ें हो रेलिवेंट हो, जैसे मैं कह दूं कि जी बैच 7 का टेस्ट आया क्यूएमएस का, वो मैंने ले लिया। अब मैं कह दूं जी बैच 6 का भी कुछ टेस्ट उसके अंदर आ गया, तो बैच 6 का बैच 7 के साथ मैं क्यों लिंक करूं, मैं कोई कंपैरिजन तो नहीं कर रहा ना, लेकिन उसके स्टैट्स मैं उसके अंदर क्यों लेके आऊं। इसका मतलब वो मेरे बैच 7 के हिसाब से बैच 6 का जो रिजल्ट है वो इररेलेवेंट है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, रेलिवेंट। और सिग्निफिकेंट क्या होगा, जैसे मैंने अभी इन्फॉर्मेशन दे दी, सिग्निफिकेंट टेस्ट का क्या है कि सबके मार्क्स आ जाए और सबकी अटेंडेंस आ जाए। तो फिर उसने क्या कहा कि जो इन्फॉर्मेशन है वो एक तो कंप्लीट होना चाहिए, दूसरे रेलिवेंट होने चाहिए जो स्पेसिफिक टास्क के हिसाब से हो, बाकी इन्फॉर्मेशन हमें लाने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी बात है कि टाइमली होना चाहिए। अब टेस्ट आपके पास जो है वो लेट से 20 जो है ना दिसंबर को आपके पास टेस्ट होना है टाइमली, और आप जो है ना जो इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं वो लेके आ रहे हैं 18 के, तो फिर टाइमली तो नहीं हुआ ना। टाइमली ये होना चाहिए कि 20 के दिन ही 20 की इन्फॉर्मेशन आपको मिलने चाहिए, तो इसको हम कहते हैं टाइमली इन्फॉर्मेशन। तो जो इन्फॉर्मेशन हो वो टाइमली हो, जिस डेट से रिलेटेड हो उसी डेट के ऊपर हो, एज डिटेल एज पॉसिबल, जितनी डिटेल आपको रिक्वायर्ड है। अब मुझे आपके टेस्ट में क्या डिटेल रिक्वायर्ड है, आपका नेम, आपका टेस्ट, यही है ना, आपका टेस्ट और आपकी अटेंडेंस, ये डिटेल है इसमें, क्योंकि मेरे लिए इसमें शामिल है। अब मैं इसके अंदर लेके आऊँ कौन का कोई स्टूडेंट कहाँ से है, किस ग्रुप से लिंक करता है एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये मेरी यहाँ पर डिटेल, यहाँ पर ज़रूरत मेरी नहीं है। तो जितनी डिटेल रिक्वायर्ड है वो उस इंफॉर्मेशन के अंदर होनी चाहिए। तीसरी बात ये है वो इस फॉर्म में लिखा हो कि लोग अंडरस्टैंड कर सकें। सपोज कर ले मैं अब फ्रेंच में लिख दूँ और आप पाकिस्तान में बैठे हो, तो आप उसको अंडरस्टैंड तो नहीं कर सकते ना। तो इन्फॉर्मेशन ऐसी हो जो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में जो उस पर्टिकुलर लोकल एरिया वाले अंडरस्टैंड कर सकते हो, तो इन्फॉर्मेशन शुड बी अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। इसी तरीके से कम्युनिकेटेड वाया अप्रोप्रिएट चैनल। अब मैं अगर कम्युनिकेट करना चाहता हूँ तो मैं देखूंगा कि जो अप्रोप्रिएट चैनल है वो क्या हो सकता है। तो मैं टेलीफोन कॉल कर लूँगा आपके पेरेंट्स को, मैं ईमेल कर लूँगा, मैं व्हाट्सएप कर लूँगा, हो गया। लेकिन मैं डाक के ज़रिए अगर सेंड करता हूँ, डिपेंड करता है कि क्या वहाँ पर पहुँच सकता है एंड सो ऑन। तो आपके पास क्या होना चाहिए, ये होना। तो अब इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो क्या आपसे वो एक्सप्लेनेशन पूछेंगे, नहीं पूछेंगे। वो हमसे कहेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ठीक है, द क्वालिटी ऑफ गुड इंफॉर्मेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वालिटी ऑफ गुड इंफॉर्मेशन। क्लियर हो गया। तो ये एमसीक्यू उसके अंदर आपसे ऐसे पूछे तो ये नाम आपको याद होने चाहिए, और ये बिजनेस कम्युनिकेशन में भी आप लोगों ने पढ़े या पढ़ेंगे, लेकिन क्वालिटी ऑफ गुड इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। तो ये नेम आप लोगों ने मेमोराइज करने के, ये नेम क्या है, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। बाकी इसके ऊपर एक्सप्लेन नहीं करेगा कि व्हाट डज इट कंप्लीट या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंप्लीटनेस ऑफ अ डेटा, तो यहाँ पर हमारे इसके साथ लिंक नहीं होता। सर वो थोड़ा सिग्निफिकेंट का समझा दें। सिग्निफिकेंट का मतलब इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट क्या उसमें इम्पोर्टेंट है, रेलिवेंट है और इम्पोर्टेंट है। यस इम्पोर्टेंट, जाहिर सी बात जो चीज़ रेलिवेंट होगी
तो उसकी इंपॉर्टेंस तो होगी ना। तो ये दोनों सेम मीनिंग में आ गए। एक तो बात है रेलिवेंट हो और वो इम्पॉर्टेंट हो। तो आपके बैच 7 के टेस्ट में जो डेटा होगा वो रेलिवेंट भी है और इम्पॉर्टेंट इस वजह से कि उससे मैंने आपकी परफॉर्मेंस एवेल्यूएट करनी है। हो गया। तो ये आपके पास रेलिवेंट एंड सिग्निफिकेंट मीन इम्पॉर्टेंट। मैं लिख लेता हूँ। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है नेसेसरी। चले ये इसमें आ जाता है। सिग्निफिकेंट मीन नेसेसरी, जो ज़रूरी है। ठीक है, जो आपके पास ज़रूरी है, नेसेसरी जो ज़रूरी है उसको हम लोग ले रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट देखें टाइप्स ऑफ डेटा के अंदर अगर हम देखें तो टाइप्स ऑफ डेटा आपके पास आ जाता है। देखें गिवन है वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, पता है ना। वेरिएबल और कांस्टेंट हम कहते हैं कोई पर्टिकुलर, जैसे एक एग्जांपल ले लें, जो फिक्स कॉस्ट है वो आपके पास जैसे 2000 है और लेट से वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, जिसको हम लोग 2x लिख दें। हो गया। तो देखिए टोटल वेरिएबल का 2 × x आ गया। अब ये 2x क्या है, ये वेरी कर रहे हैं ना, वेरिएबल हम लेते हैं इसे। इसका मतलब कोई पर्टिकुलर आस्पेक्ट हो जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपने स्ट्रक्चर को, अपने डायमेंशन को चेंज करता रहे, तो बेसिकली उसको वेरिएबल कहते हैं। और कोई पर्टिकुलर आस्पेक्ट हो, कोई पर्टिकुलर जो है आपके पास कोई टर्म हो, लेकिन वो अपने आप को विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड ना चेंज करे और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर वो फिक्स रहे, तो उसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने एक बात की है कि व्हाट इज अ वेरिएबल, तो उसने एक्सप्लेन किया व्हाट आर द ऑब्जर्वेशन। अब हमने इन चीज़ों को क्लियर करना है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या लिखा, द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल, द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल। अब जैसे एग्जाम्पल ले लेता हूँ, वेरिएबल लिखा हुआ है ना, मैं लेट करता हूँ वेरिएबल एक्स है। अब एक्स को मैं वैल्यूज दे दूँ, लेट से एक्स इज इक्वल्स टू 1 2 9 5 एंड सो ऑन। हो गया। अब ये एक्स क्या हुआ, इस एक्स को हम नाम देंगे। एक तो हम नाम इसको दे देंगे कि बेसिकली ये एक्स वैल्यूज है, इसको एक्स वैल्यूज कहते हैं। और इसको मैं कह देता हूं कि ये आपके पास क्या है, इसको हम कहते हैं एक्स ऑब्जर्वेशन। एक्स ऑब्जर्वेशन समझ आ गई। तो अगर कहीं पे पूरे स्टैट्स में हम पढ़ेंगे, वो कहेगा फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, फाइंड द मीन ऑफ एक्स वैल्यूज, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, ये सेम मीनिंग के अंदर आते हैं। ठीक हो गया। तो अगर कहीं पे याद रखो ऑब्जर्वेशन का वर्ड लिखा हुआ हो, तो कभी आपने इससे घबराना नहीं कि पता नहीं ऑब्जर्वेशन क्यों कह दिया। तो अगर वो ऑब्जर्वेशन कह दे या ऑब्जर्वेशन के साथ वो एक्स वैल्यूज कह दें, सिर्फ वैल्यूज कह दें, तो तब भी वही चीज़ आ जाती है। तो आपने जहन में रखना है, अगर स्टैट्स में कहीं पे भी लिखा हो कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, तो ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या, देखिए आपके सामने लिखा हुआ है दीज आर द वैल्यूज। किस चीज़ के, वेरिएबल के। मैंने वेरिएबल क्या ले लिया, एक्स ले लिया। तो जो वेरिएबल एक्स के साथ जो उसकी वैल्यूज होती है, न्यूमेरिकल वैल्यूज, उसको हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यूज भी कह सकते हैं और उसको हम लोग ऑब्जर्वेशंस भी कह सकते हैं। तो कहीं पे अगर आपके पास लिखा हुआ हो कि फाइंड आउट द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, तो इसका मतलब वो सिंपल एक्स की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यूज की बात कर रहा है। तो हम लोगों ने उसमें सोचना नहीं है ज़्यादातर। ठीक है, बल्कि ये इसकी ये मीनिंग बनती है, तो हमने इस तरह करना। तो ऑब्जर्वेशन आ जाए, नाम लिखा हुआ आ जाए, या एक्स वैल्यूज नाम लिखा जाए, या डेटा नाम आ जाए, ये बेसिकली सेम मीनिंग के अंदर थे। इसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज, बस न्यूमेरिकल वैल्यूज जिसके ऊपर हमने प्रोसेस अप्लाई करना है। ठीक हो गया। ये देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल आ गए, डिफरेंट टाइप ऑफ, बाकी डिटेल में आप पढ़ेंगे इसे, मैं सिर्फ आपको जो इसका बेसिक है वो समझाऊंगा, और अगर आप वो समझ लें तो इसकी डेफिनेशन भी समझ आ जाएगी। तो लिखा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल। अब इसको लेके चल रहे हैं, तो हमारे दो तरह के वेरिएबल होते हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वांटिटेटिव का मतलब है कैन बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है, एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल फॉर्म, कैन बी एक्सप्रेस इन न्यूमेरिक्स। हो गया। क्वालिटेटिव का मतलब क्या है, इसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स। दीज आर द एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होगा, जैसे फेयरनेस, ऑनेस्टी, ठीक है, ईटीसी, ये एट्रीब्यूट्स हैं। क्लियर हो गया। तो ये क्या है, मेजरेबल इंफॉर्मेशन, जिसको हम न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन कहते हैं, वो क्या हो गया, क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन क्या होगी हमारे पास, ऐसी इंफॉर्मेशन जिसका न्यूमेरिक फॉर्म नहीं होता, लेकिन वो इन द फॉर्म ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे फेयरनेस वगैरह। जैसे आप लोग कहते हैं कि हम QMS के आज के लेक्चर्स का बड़ा मज़ा आया, ये बड़ा मज़ा क्या है, ये क्वालिटेटिव वेरिएबल हुआ।
लेकिन हम ये कहते हैं कि जी 50% अंडरस्टैंडिंग होगी, 50% क्या हो गया, ये क्वांटिटेटिव हो गया। तो ये इसने जो है उसके एग्जाम्पल के साथ लिखा हुआ है कि क्वांटिटेटिव क्या है और क्वालिटेटिव क्या है, ये सारा उसने लिख दिया। क्लियर हो गया? तो ये क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव वेरिएबल। सिमिलरली आगे देखिए लेके चल रहा है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव वेरिएबल। जो क्वांटिटेटिव है, जो न्यूमेरिकल डेटा वगैरह आता है, उसके क्या कौन से टाइप्स हैं? एक टाइप है जो हम पढ़ेंगे, डिस्क्रीट वेरिएबल लिखा हुआ है, डिस्क्रीट वेरिएबल। तो मैं इसको कहूँगा कि यहाँ पर लिखूंगा कि अ वेरिएबल, ठीक है, डिस्क्रीट वेरिएबल आपके पास क्या होगा, अ वेरिएबल, ठीक है, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है, इन डेसिमल और फ्रैक्शन फॉर्म। जिसको हम डेसिमल फ्रैक्शन, अब हम मुझसे पूछे सर फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन का मतलब है 1 और 2, 2 और 3, 5 और 3 ओवर के फॉर्म में जो होता है उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। डेसिमल क्या होता है? जो पॉइंट्स में लिखा हुआ होता है, ठीक है। ऐसा वेरिएबल जिसको हम होल नंबर में लिखते हैं, ऐसा वेरिएबल जिसको हम होल नंबर लिखते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू में लिखते हैं, लेकिन उसको हम डेसिमल में और फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, तो उसका नाम होता है डिस्क्रीट वेरिएबल। एग्जाम्पल जैसे आप ले लें, सिंपल एग्जाम्पल, एक सबसे लेट से आप कहते हो टेलीफोन कॉल्स, ठीक है, टेलीफोन कॉल्स। क्या मैं कह सकता हूँ कि हमने स्कैन्स 10.5 कॉल्स किए? नहीं कह सकता। क्या मैं कह सकता हूँ कि जो सिबलिंग्स हैं, सिबलिंग्स यानी भाई बहन वगैरह, तो मैं ये कह सकता हूँ, या तो मैं कहूँगा हम 2 भाई 3 बहनें, 3 बहनें, ठीक है, 2 भाई, 1 भाई 1 बहन, ही कहूँगा। या मैं कह सकता हूँ जैसे 3.5 बहन भाई हैं? नहीं कह सकते ना। तो कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं कि जिसको हम, ठीक है, नेचुरली बाय नेचर उसको हम पॉइंट्स में डेसिमल में नहीं शो कर सकते, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल। तो अगर डेटा दिया हो, अगर डेटा लेट्स से टेलीफोन कॉल्स का डेटा दिया हो, इसका मतलब एक कॉलम दिया हुआ हो, तो फिर हम उसको क्या नाम देंगे? डिस्क्रीट डेटा हो गया, डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन। अगर सिर्फ सिंगल एक वेरिएबल की हम बात करें, एक सिंगल वेरिएबल की वजह से हम एक्स की बात करें, तो हम कहें वो एक्स क्या हो सकता है? वो टेलीफोन कॉल्स हो सकते हैं, वो नंबर ऑफ सिबलिंग्स हो सकता है, एंड सो ऑन। तो हम कहेंगे ऐसा डेटा जिसको ना तो फ्रैक्शन में ना डेसिमल में एक्सप्लेन किया जा सकता है, तो उस डेटा को नाम क्या देते हैं, या उस वेरिएबल को नाम क्या देते हैं? डिस्क्रीट वेरिएबल या डिस्क्रीट डेटा। एक और आ जाता है जिसको हम कहते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल या कंटिन्यूस डेटा। अब जहन में रखते जाएं, कंटिन्यूस वेरिएबल या कंटिन्यूस डेटा। तो हमारे पास जो कंटिन्यूस वेरिएबल कंटिन्यूस डेटा होता है, तो ये ऐसा डेटा, ठीक है, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है, इन फ्रैक्शन, which can be explained in fraction and decimals। जैसे हाइट हो गया, जैसे वेट्स, हम कह सकते हैं ना 6 इंच, 6 फीट 2 इंच, पॉइंट्स में आ गया ना। इसे आप वेट को लिख सकते हैं ना ग्राम्स, किलोग्राम्स में, एंड सो ऑन। क्लियर हो गया? अब ये भी नहीं कह सकते कि सर क्या उसको ये कंटिन्यूस डेटा जो है ये सर क्या उसमें नहीं हो सकता हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू में? यस हो सकता है, ये मैं नहीं कह रहा नहीं हो सकता, लेकिन जो बेसिक डेफिनेशन वो ये है कि जो आपके पास डिस्क्रीट वेरिएबल है वो कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, कभी आपके पास नहीं हो सकता, ले उसमें डेसिमल में नहीं हो सकता। लेकिन कंटिन्यूस वेरिएबल एब्सोल्यूट में भी आ सकता है, लेकिन वो उसका फ्रैक्शन और दूसरे वैल्यूज़ के अंदर भी बन सकता है। जैसे मैं सपोज कर हाइट ले लूँ, हाइट की बात मैं कर लूँ, लेट से 6, ठीक है, 5 4 लिख दूँ, 6 में लिख देता हूँ फीट, हो गया 5 फीट, 9 इसमें 4 फीट, एंड सो ऑन, लिख सकता हूँ ना। लेकिन इसको मैं पॉइंट्स में भी लिख सकता हूँ, इसकी नेचर ऐसी है कि उसको हम पॉइंट में लिख सकते हैं, डेसिमल में लिख सकते हैं, तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं। लेकिन आपके पास जो डिस्क्रीट वेरिएबल होता है वो हमेशा एब्सोल्यूट टर्म में होता है, और उसकी जो हेडिंग वो ऐसी होगी जिसको हमेशा एब्सोल्यूट टर्म में ही एक्सप्लेन किया जा सकता है, नॉन एब्सोल्यूट टर्म्स के अंदर उसको नहीं, डेसिमल में उसमें नहीं किया जा सकता। लेकिन कंटिन्यूस वेरिएबल वो पर्टिकुलर वेरिएबल है कि जिसको हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, जिसको हम लोग डेसिमल में भी लिख सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंटिन्यूस वेरिएबल। तो अगर एक डेटा आ जाए तो उस डेटा को हम कंटिन्यूस डेटा कहेंगे, यानी एक टेबल दिया हो उसमें कॉलम दिया हो। अब आप कहेंगे सर डेटा कैसे दिया जाता है, वो फिर आएगा साथ साथ, तो आप देखते जाएंगे। तो अगर हमारे पास एक टेबल दिया हो
तो उस टेबल के अंदर का डेटा दिया हुआ और वो कंटिन्यूस फॉर्म में होगा, आपके साथ डिस्कस करूंगा तो उसको हम डेफिनेटली कहेंगे वो कंटिन्यूस वेरिएबल है। तो ये आपके पास क्या है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल के दो टाइप्स है जो आप लोगों ने पढ़ लिए। अब आगे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट जो दिया हुआ उसने आगे जाके एक्सप्लेनेशन है, ये उसके टाइप्स नहीं है लेकिन आगे जाके नेम है, बाय नेम हम लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट जो आपके पास आ रहा है वो आपके पास है प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। अब कुछ डेटा है कि जिसको प्राइमरी हम कहते हैं, कुछ डेटा है जिसको हम सेकेंडरी कहते हैं। प्राइमरी डेटा का मतलब होता है फर्स्ट हैंड कलेक्टेड डेटा, ठीक है, हम इसको कहते हैं फर्स्ट हैंड कलेक्टेड डेटा या रिफ्रेश डेटा। सपोज कर लेते हैं आप एक क्वेश्चनियर ले लेते हैं, बना लेते हैं क्वेश्चनियर क्या है ठीक है। जैसे मैं बता रहा था कि अगर हमारे पास जैसे प्राइमरी डेटा कैसे, सपोज कर ले आप एक क्वेश्चन, एक पेज के ऊपर नंबर ऑफ क्वेश्चन लिख देते हैं। सपोज कर ले आप ये कर लेते हैं कि क्या हाँ, उसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में स्मोकिंग अलाउ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और आप एक क्वेश्चनियर डिफरेंट स्टूडेंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेते, हो गया। अब वो क्वेश्चनियर आपने बनाया या लेट से उसमें जो क्वेश्चन है किसी से कॉपी कर लिए, जैसे भी कहे, वो क्वेश्चनियर आपने बनाया, उस पर क्वेश्चन लिखे और वो क्वेश्चन के थ्रू आप जाके यस नो वेरी गुड नॉन वगैरह इस तरह के क्वेश्चन उसमें आपने टर्म्स में लिखे हैं, और उसके ऊपर हर कोई अपना जो है देता है कि जी हाँ मेरे हिसाब से यस, मेरे हिसाब से नो, एंड सो ऑन। और वो डेटा जो आपने 10 या 15 क्वेश्चन लिया और उसमें से आपने जो यस और नो दिया उसको न्यूमेरिकल शेप दे दी। वो जो न्यूमेरिकल शेप के ऊपर आपकी ऑब्जर्वेशन आएगी वो किसी ने भी नहीं की होगी, इसको ध्यान में रख लें। वो आपके लिए उस टाइम है, लेट से वही क्वेश्चन कोई और लेके जाता है तो ऑब्जर्वेशन क्या सेम हो ही नहीं सकती, डिफरेंट ऑब्जर्वेशन आएंगी। तो इसको हम लोग कहते हैं, हम कहते हैं फर्स्ट हैंड कलेक्टेड डेटा। वो डेटा जो कि फर्स्ट हैंड कलेक्ट यानी बिल्कुल फ्रेश होता है, जो कि ऑलरेडी कलेक्ट नहीं होता, उसको नाम देते हैं प्राइमरी डेटा। दूसरा क्या है, सेकेंडरी डेटा। एक ऐसा डेटा जिसको हम लोग कहते हैं ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा, ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा, ठीक है, और उसको हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कंपनीज की, ठीक है, लेट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है एसेट्स, लाइबिलिटी, इनकम स्टेटमेंट वगैरह इस तरह की जो चीज़ें आती हैं। ये क्या है, ये ऑलरेडी कंपनी ने बना के उसको नेट पे दे दिया। अब मैंने अगर सपोज कर उसकी परफॉर्मेंस देखनी है तो मैं क्या करूँगा, क्या मैं कंपनी जाऊँगा क्या उसकी परफॉर्मेंस एवेल्यूएट करने, नहीं, वो जो डेटा उसके नेट पे पड़ा होगा उस डेटा को मैं उठाऊँगा और उसमें से जाके अपनी ऑब्जर्वेशन करूँगा। तो हम कहेंगे जो डेटा किसी ने कलेक्ट किया हो और उस डेटा के ऊपर मैं अगर काम करूँ तो इसको हम नाम क्या देंगे, सेकेंडरी डेटा। क्लियर हो गया। प्राइमरी डेटा जो कि फर्स्ट हैंड डेटा है, जो पहले कलेक्ट नहीं हो चुका होगा, आप फर्स्ट हैंड डेटा उसको कलेक्ट करते हो, उसको हम प्राइमरी डेटा कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, 2015 में मरदमशुमारी हुई जिसको हम सेंसस कहते हैं। तो सेंसस हुए ना, पा गया, तो वो क्या, उन्होंने कैसे इन्फॉर्मेशन इकट्ठे किए, उन्होंने ऐसे किए, घर घर जाके क्वेश्चनर दिया और उस क्वेश्चनर के अंदर क्वेश्चंस थे और क्वेश्चन को आपने आंसर दिया, तो वो जो डेटा था उसको हम लोग क्या नाम देंगे, प्राइमरी डेटा। हो गया। अब वही डेटा जो आ गया और नेट के ऊपर आ गया, नेट के ऊपर आ गया कि जी पाकिस्तान में इतने लिटरेट लोग हैं, इतने इलिटरेट लोग हैं, प्राइमरी इतने लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, सेकेंडरी में इतने हैं, ग्रेजुएशन में इतने हैं, सो ऑन। अब मैं उसी डेटा को लेके उसके ऊपर कुछ अपनी ऑब्जर्वेशन निकालना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो जो नेट के ऊपर अवेलेबल डेटा मुझे मिल गया, जो ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा हो गया, उस डेटा पे जब मैं इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करूंगा अपने लिए आगे जाके, तो मैं इसको नाम क्या दे दूंगा, दिस इज अ सेकेंडरी डेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास इनका सेकेंडरी और इनका जो आपस में डेफिनेशन आ जाती है बाकी इस पे लिखा हुआ सर ये जो ऑडिट्स होते हैं, ऑडिट्स के एनालिसिस, इसको भी सेकेंडरी डेटा में शामिल करेंगे? जो अगर वो ऑडिट करते हैं तो यस वो भी सेकेंडरी डेटा है ना। ऑडिट में डेटा ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका होता है, उस पर ऑब्जर्वेशन करते हैं ना ऑडिट में, ठीक है। लेट से हम लोग कह देते हैं कि फेयर लवली जो है अपने लिए एक नया ब्रांड जो है ना, एक नया प्रोडक्ट लेके आ रही है, तो उस नए प्रोडक्ट से हम कह देते चले ये भी हो गया,
फेयर एंड लवली से शायद जो है ना आप लोग का लिंक ना बने, चले हम इससे कर लेते कि आईफोन जो है वो अपना नया सेट, जैसे उसका 12 आ रहा है, लेट से वो 12 को लॉन्च करने लगा था, ऐसे ही करना चाह रहा था, तो उससे पहले उसने क्या किया होगा पूरे वर्ल्ड से जो उसके कस्टमर है उनसे उसने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की होगी ना किसी तरीके से, वो जो इन्फॉर्मेशन उसके पास आ गई वो क्या हो गई, प्राइमरी हो गई, हो गया। अब वही इन्फॉर्मेशन जो उसकी आ चुकी हुई है सारी, तो उसने कहीं पे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं पे वेबसाइट के ऊपर लिखा होगा ना कि हम लोग हमारे कस्टमर ये चाहते हैं। अब मैं सपोज कर ले उसी के ऊपर कोई काम करना चाह रहा हूँ और वो जो पब्लिश डेटा है उस पब्लिश डेटा को उठा के मैं अपने लिए यूज़ करूँ, तो वो जो उन्होंने पब्लिश करने से पहले इकट्ठा किया वो प्राइमरी हुआ, और जो पब्लिश हुआ जब मैंने उसको यूज़ किया तो सेकेंडरी हुआ। नेक्स्ट आपके पास देखें यहाँ पर दिया हुआ है, एक दिया है उसने रॉ, एक दिया हुआ है एग्रीगेटेड, दो आपके पास है। रॉ के लिए क्या कह रहे हैं, रिजल्ट ऑफ सैम्पलिंग इंक्वायरीज आर सेंसस। सेंसस अभी मैंने नाम दिया जिसको हम लोग मर्दमशुमारी कहते हैं, हो गया। पाकिस्तान में 2015 में हुआ जिसको सेंसस कहते हैं, और हर 10 साल बाद 15 साल बाद करते रहते हैं कि कितना पॉपुलेशन बढ़ा, कितने लोग आए वगैरह। ये रॉ का मतलब क्या है, जो यहाँ रॉ डेटा की देखें यहाँ लिखा हुआ है ना, रॉ एंड एग्रीगेटेड, जो उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन इस सैम्पलिंग से रिलेट करते हैं, सैम्पलिंग होता क्या अभी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो ये रॉ का मतलब क्या है, रिजल्ट ऑफ सैम्पलिंग इंक्वायरीज, यानी जो सेंसस से डेटा इकट्ठा हुआ ना क्वेश्चनियर के ऊपर, उसको नाम क्या दिए, रॉ। जब हमने उसकी क्लासिफिकेशन और समराइजेशन की, समेशन किया और समराइज, क्लासीफाई का मतलब क्या है, हम कहते हैं कि जी पंजाब में इतने स्टूडेंट्स, हो गया, इस तरह सिंध में इतने स्टूडेंट्स, ये क्या आ गया, इसको हम क्लासिफिकेशन वगैरह कहते हैं। तो ये अब डेटा जो रॉ डेटा हो उसकी जब हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, वो जो क्लासिफिकेशन आती है उसको नाम क्या देते हैं हम, एग्रीगेटेड, हो गया, एग्रीगेटेड, रॉ एग्रीगेटेड, ये अलग है, लेकिन ये किससे लिंक करते हैं, ये सैम्पलिंग से लिंक करते हैं। अब सैम्पलिंग के ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। आप देखें एक आपके पास दिया हुआ है पॉपुलेशन, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, पॉपुलेशन। आप सपोज कर ले मैं बात कर लेता हूँ, जो पॉपुलेशन है मैं कहता हूँ क्यूएमएस जो सर रॉ और एग्रीगेटेड डेटा रिपीट करते हैं। ये लिखा हुआ, आप इसको जरा पढ़ लो फिर मुझे बताओ, ये जरा पहले इसको पढ़ लो फिर मुझसे बात करो, ये जरा एक दफ़ा पढ़ लो दोनों लाइंस फिर मुझे बोलो। सर समझ नहीं आ रही। नहीं, ये जो लाइन आपने पढ़ ली, लाइंस तो पढ़ ली है ना, समझा मैं देता हूँ, लाइंस पढ़ ली आपने। यस सर पढ़ लिया। आप चलिए अब अपना माइक बंद कर दें, माइक बंद कर दें, मैं बताता हूँ। अब अपना माइक बंद करें, मैं बताता हूँ। हाँ, अब देखिए रॉ का मतलब क्या है कि कोई सैम्पलिंग प्रोसेस है। इंक्वायरीज का मतलब है ना पता, कि जो हम लोग इंफॉर्मेशन के लिए कोई ना कोई बातचीत कर रहे हैं तो इंक्वायरीज है। वो जो इंक्वायरीज वगैरह हमें मिली, लिखा हुआ है ना सेंसेस या इंक्वायरीज वगैरह जो मिली, उस इंक्वायरी हमें सपोज करें हमने पूछा कि क्या आपको ये ब्रांड पसंद है, उसने कहा हाँ, कितना पसंद है वो हमने निकालना है, उसको हमने फाइंड करना है। वो जो उसने हाँ कर दिया, ये क्या बना, ये रॉ डेटा हुआ। जब हमने उसको क्लासीफाई किया कि हम पंजाब में, ठीक है, हम पंजाब में चले गए और पंजाब के 1 2 3 4 और ये सिटीज़ थी, ठीक है, पंजाब के डिफरेंट सिटीज़ थी, और डिफरेंट सिटीज़ के अंदर हमें ये पंजाब में से इंफॉर्मेशन मिली, तो ये क्या बन गया, इसको क्या नाम देंगे, एग्रीगेटेड। तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, क्लासीफाई करना, कहाँ से डेटा लिया, किस से लिया डेटा, ठीक है, और उसके क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं, तो उसको नाम देते हैं कि उसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। क्लियर, क्लासिफिकेशन। तो अगर डेटा आपके पास आया, कुछ डेटा आया, कोई फैक्ट्स आए सैम्पलिंग से, वो फैक्ट्स आपका क्या हुआ, रॉ। जब उस फैक्ट्स के ऊपर कुछ ना कुछ आपने इंफॉर्मेशन शेप कर दी तो उसका नाम क्या बन गया, एग्रीगेट। और मैंने आपको कहा रॉ और एग्रीगेट जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, रॉ और एग्रीगेट, ये शामिल किसके साथ है, ये किससे लिंक करता है, ये सैम्पलिंग से लिंक करता है। अब हम उसी सैम्पलिंग की तरफ आ रहे हैं कि सैम्पलिंग का मतलब क्या है। तो सर एग्रीगेटेड को हम इन्फ्रेंशियल कह सकते हैं, इन्फ्रेंशियल डेटा। नहीं इन्फ्लुएंशियल की बात, अब इन्फ्लुएंशियल ये तब होगा ना, चले आप ये कहते हैं एग्रीगेटेड डेटा है और उसको आपने क्लासीफाई करके कंक्लूजन्स भी कर दी हैं उसके ऊपर बना लिए, तो हम लोग क्या कहेंगे, वो इन्फ्रेंशियल हो गया, ठीक है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक का पार्ट हो गया, या अंडर फॉल कर रहा है अंडर इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक।
लेकिन एग्रीगेटेड को हम इन्फ्रेंशियल नहीं कर सकते। ऐसे ही क्लियर हो गया? ओके सर। चले, अब हम कहते हैं कि लेट्स से पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन का मतलब क्या है, तो हम इसको कहते हैं सेट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। सेट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन का आपको समझ आनी चाहिए, इसको मतलब है वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यूज। अब मैं कहता हूँ कि जो QMS बैच 7 है और मैं उसकी पॉपुलेशन करना चाहूँ, तो इसका मतलब हुआ जो आपके पास अटेंडेंस है ना, लेट्स से स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो बैच 7 में, लेट्स से इसको हम कहते हैं 39 स्टूडेंट्स। मैं सिर्फ बैच 7 की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो बैच 7 में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 39, इसको हम क्या कहेंगे? बैच 7 की पॉपुलेशन। हो गया? बैच 7 की पॉपुलेशन, ठीक? तो इसको अब पॉपुलेशन का मतलब हर किसी ये नहीं है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन का मतलब जितने लोग रहते हैं, नहीं। पॉपुलेशन किसी हो सकता है, हम लोग ये कह देते हैं कि जो आपके पास बकरियां वगैरह हैं किसी रेवड़ के अंदर खड़े हुए, तो हम कह सकते हैं ये बेसिकली गोड्स की पॉपुलेशन है। क्लियर हो गया? तो पॉपुलेशन का मतलब है सेट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक जगह पे या स्पेसिफिक आपके पास जो एक मॉडल है उसके अंदर कितने ऑब्जर्वेशन वैल्यूज जो है वो फॉल कर रही है, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? पॉपुलेशन। हो गया? अब पॉपुलेशन में से आपके पास सिलेक्शंस होते हैं, पॉपुलेशन में से सिलेक्शंस होते हैं। वो जो सिलेक्शंस आपके पास आती हैं जो लिमिटेड नंबर्स में होता है, उसको नाम क्या देते हैं? सैंपल। पॉपुलेशन में से कुछ पर्टिकुलर सिलेक्शन होती है। लेट्स से मैं कहता हूँ कि आपके पास जो 90% वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 90% जिन्होंने FSC में या 95% लिया, तो लेट्स से वो मैं कहता हूँ 3 स्टूडेंट हैं। वो 3 स्टूडेंट को मैंने सेलेक्ट किया, किस में से? आउट ऑफ 39 जो मैंने सेलेक्ट किया। लेकिन किस बेस पे किया मैंने सेलेक्ट? मैंने इस बेस पे किया कि मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरे जो परफॉर्मेंस है, मैं परफॉर्मेंस को चेक करना चाह रहा हूँ। तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि शायद परफॉर्मेंस जो है इस चीज़ पे डिपेंडेंट है कि जिस जो मेरी क्लास है उसकी जो हाईएस्ट एवरेज है या हाईएस्ट नंबर है उसमें मार्क्स के अंदर, ऑब्टेन के अंदर, तो वो मैं देखना चाह रहा हूँ। उसी को मैं एज ए इंडिकेटर रखना चाह रहा हूँ कि जितने ठीक है, वो लाइट थोड़ी फ्लक्चुएट करेगी जिसकी वजह से थोड़ा सा जो है बीच में गैप आ गया। ठीक हो? ये देखें, ये आपके पास है। तो मैंने जो 3 स्टूडेंट सेलेक्ट किए आउट ऑफ टोटल 39, तो उसको नाम क्या दूंगा मैं? सैंपल। अब किसी प्रोसेस से तो मैंने सिलेक्शन किया होगा ना, मैं कहूँगा प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन, सैंपल्स फ्रॉम population, from population called sampling। क्लियर हो गया? called sampling। अब क्लियर हो जाएगा, कुछ ये स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगी। हम कहते हैं पॉपुलेशन अ सेट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, वो पॉपुलेशन ऑफ स्टूडेंट्स हो सकता है, पॉपुलेशन ऑफ बॉटल्स हो सकता है, पॉपुलेशन ऑफ बोर्ड्स हो सकता है, पॉपुलेशन ऑफ मार्कर्स हो सकता है। इसका मतलब हम लोग क्या कहते हैं? सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मैंने जो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन लिया वो किसका लिया? QMS बैच 7 का। हो गया? तो QMS बैच 7 की पॉपुलेशन क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। हो गया? अब वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से मैं 3 स्टूडेंट सेलेक्ट करता हूँ परफॉर्मेंस के बेस पे कि हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन जो है आपके पास हैं, ऑब्टेनर या गेटर जो हैं, वो मेरी क्लास में कितने हैं। लेट्स से मैं 3 लोग सेलेक्ट कर लिए, वो 3 लोग सेलेक्ट हो गए, लेकिन किसी प्रोसेस से तो किया होगा ना। वो जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को नाम क्या देते हैं? सैम्पलिंग। क्लियर हो गया? क्लियर हो जाएगा? डेटा आपके पास क्या लिखा हुआ है? पॉपुलेशन, सैंपल एंड सैम्पलिंग। सैम्पलिंग इज अ प्रोसेस, ठीक है, थ्रू विच सैंपल इज सेलेक्टेड। पॉपुलेशन इज अ सेट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। सैंपल इज द स्पेसिफिक सिलेक्शन फ्रॉम द पॉपुलेशन। जिस तरीके से किया जाता है उसको हम सैम्पलिंग कहते हैं। ठीक है? तो इसको देखिए, ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये देखें, ये आपके पास है नेक्स्ट पेज के ऊपर, ये लिखा हुआ है सैम्पलिंग। और साथ ही कह दिया कि नहीं, और जो ना थोड़ी जी ठंड रखो ते बाद
17 चैप्टर जब स्टार्ट होगा तो ये आप सारा का सारा एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये उन्होंने यहाँ पर बता दिया कि हम लोगों ने ये पढ़ना है और सैम्पलिंग क्या कहते हैं, ये लिखा हुआ सारा, ठीक है भाई। और सैम्पलिंग के दो टेक्निक्स होते हैं, हम लोग पढ़ेंगे। एक होगा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसको आप लोग कहते हैं, हाँ इसको हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, पढ़ेंगे हम लोग होते क्या हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, और एक होगा हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, और ये सारा हम चैप्टर 17 में पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब आपने पढ़ा है ना, रैंडम सैंपल, और एक आपके पास आएगा नॉन रैंडम सैंपल, रैंडम सैंपल एंड नॉन रैंडम सैंपल। हो गया। रैंडम में क्या है कि आपने बगैर देखे हुए सिलेक्शन कर ली, इसका मतलब आप क्या वहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। एग्जाम्पल इसके लिए तो सिंपल सी, लेट से आप ना कमेटी निकालते हैं ना, वो घरों के अंदर जो कमेटियाँ चलती हैं, मीन के पैसे इकट्ठे करते हैं और महीने बाद पर्ची निकालते हैं। अब वो पर्ची क्या, मुझे एक बात बताएं, अगर पर्चियाँ सारी एक बॉक्स में डाल देते हैं ना, तो एक बंदे को बुलाते हैं, यार इसमें से एक पर्ची उठा लो। इस प्रोसेस को क्या हम कहते हैं, रैंडम सैंपल, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, रैंडम सैंपल। हो गया। अगर सपोज कर ले मैंने एक पर्ची मोटी रखी, एक पर्ची छोटी रखी, और मैं इसमें मुझे पता है कि छोटी उठाऊंगा इसमें मेरा नाम है, इसको हम क्या नाम देंगे, नॉन रैंडम सैंपल। क्लियर हो गया। तो ये हम लोगों ने पढ़ने। अब जो रैंडम सैंपल होता है उसमें गलती जो होती है, उसमें जो इंटरेस्ट होता है वो नील होता है, लेकिन नॉन रैंडम सैंपल में क्या होता है, उसमें इंटरेस्ट होता है, तो उसमें गलतियां 1000 की हो सकती है। क्लियर एंड सो ऑन, ये हम सारे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपने इतना ध्यान में रखना है कि सैम्पलिंग क्या होता है, सैंपल क्या होता है, और पॉपुलेशन क्या होता है, ये आप लोगों ने यहाँ से रीड आउट कर लिया। अच्छा, ये आपके पास आ गया डेटा कलेक्शन के मेथड। अब आपके पास क्वेश्चन ये आ सकता है कि बताओ जो ये डेटा की आप बात करते हो ना, उसको कलेक्ट कैसे करते हो। जैसे एग्जांपल मैंने दे दी कि अगर आईफोन जो है अगर वो 12 के लिए उसने डेटा इकट्ठा किया होगा ना अपने लिए, कि मैंने सेट को कैसे बनाना है, यानी वो जो सेट बनना है उसके अंदर फीचर्स क्या होने चाहिए, तो उसके लिए कुछ डेटा तो इकट्ठा किया होगा ना। तो जो डेटा इकट्ठा करते हैं एज अ होल, कलेक्ट करते हैं, वो हमारे पास ये टूल्स हैं, डेटा को कलेक्ट करने के ये टूल्स हैं, ये तरीके हैं जिसके थ्रू डेटा इकट्ठा किया जाता है। ठीक है। नॉर्मली जो डेटा इकट्ठा किया जाता है, एग्रीगेट किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, वो इन तरीकों से किया जाता है। सबसे पहले आपके पास आता है जिसको हम पोस्टल क्वेश्चनियर कहते हैं। क्वेश्चनियर की समझ है ना, एक क्वेश्चन शीट है जिसके ऊपर एक शीट है जिसपे डिफरेंट नंबर ऑफ क्वेश्चन लिखे हो, आप पसंद करते हो, आप क्यों नहीं पसंद करते हो, आप क्या चाहते हो, एंड सो ऑन, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, उसको हम कहते हैं क्वेश्चनियर। तो लिखा पोस्टर क्या, बाय पोस्ट, कोरियर के थ्रू, M&M के थ्रू, एंड सो ऑन, आप क्या कहते हैं, पोस्ट करते हो। लेकिन आजकल क्या होता है, आजकल आपके पास होता है, हाँ, ईमेल भी किए जाते हैं, ठीक है, ईमेल भी किए जाते हैं डिफरेंट लोगों को जो आपके कांटेक्ट में हो। एक और काम भी होता है, ऑनलाइन सर्वे भी होती है। ऑनलाइन सर्वे, आजकल ज़माना ऑनलाइन सर्वे का है, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर लेते हो, और पोस्ट करने के बाद उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, और आप 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद उसके ऑब्जर्वेशन जो है उसको आप क्या करते हो और इकट्ठा करते हो। आपको वहाँ पर मिलेगा क्या, आपको डेटा कलेक्ट होता है। ठीक है, आपको रॉ फैक्ट इसी तरीके से नेशनल सेंसस है, बात होगी हमारी नेशनल सेंसस के ऊपर, जिसको मर्दमशुमारी वगैरह कहते हैं। उससे क्या होता है, डेटा इकट्ठा किया जाता है, यस किया जाता है। एक और है पर्सनल इंटरव्यू, आप इससे टाइम लेते हैं, आप कहते हैं जी प्रिंसिपल आप स्कैन से टाइम लेते हैं, सर मैं आपसे इंटरव्यू लेना है, कुछ मुझे ना आपसे इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, तो आप सबसे पहले उनसे डेटा इकट्ठा करोगे ना, ठीक है, एंड सो ऑन, ये सारा का सारा लिखा हुआ है, इसको कहते हैं पर्सनल इंटरव्यू। एक और था टेलीफोनिक इंटरव्यू, तो टेलीफोनिक इंटरव्यू के थ्रू आप पूछते हो, सर मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ जी, आपसे पूछना था कि जो हमारा नया प्रोडक्ट आ रहा है उसके बारे में आप क्या बोलते हैं, जी मुझे बहुत पसंद है, चलो जी आपने नोट कर लिया, नेक्स्ट की तरफ चले, एंड सो ऑन, हो गया। एक और था डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल आपके पास जो आपका आजकल जो पॉलिटिकल, ठीक है, जो पॉलिटिकल टॉक्स होते हैं टेलीविज़न के ऊपर, होते हैं ना पॉलिटिकल टॉक्स, क्या होते हैं, इसमें लिखा हुआ है ना, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। एक आपके पास PMLN है, उसका रिप्रेजेंटेटिव बैठा होगा, और एक PTI का बैठा होगा, दोनों बैठ गए।
और इन दोनों को लड़ाने के लिए एक बंदा बैठा होता है जिसको हम लोग कह देते हैं लेट्स से कोई एंकर। हाँ, एंकर एक एंकर यहाँ, एक एंकर रख ले। मैं किसी का नाम लेने लगा तो मैं कहा फिर छोड़ दे। अच्छा, एक एंकर रखने लगी। अब क्या करता है ये कहता है कि हमारा आज का एजेंडा ये है कि पाकिस्तान में जो क्या कहते हैं उसे एजुकेशन की सूरत हाल है कोरोना से, वो बहुत ख़राब है। हो गया, ये क्वेश्चन है। अब वो क्वेश्चन किसको स्टेट करता है? इन दोनों पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव के सामने करता है। हो गया। अब ये लोग क्या करते हैं, एक कहता है जी हम ये कर रहे हैं, दूसरा कहता है नहीं आप गलत कर रहे हो, और ये खामोश बैठा होता है। ये एंकर जो है, जिसको हम कहते हैं ऑब्जर्वर, इसको नाम क्या देते हैं? ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्वर है वो क्या करता है? वो खामोश बैठा रहता है। अब ऑब्जर्वर क्या करता है? इन दोनों के कमेंट्स लेता है। कमेंट्स लेने के बाद जब ख़त्म होता है तो क्या देता है? वो कंक्लूजन देता है ना कि जी हमने आज के टॉक से ये देखा, ये होना चाहिए एंड सो ऑन। तो ये इसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में डेटा इकट्ठा होता है ना, तो वो क्या करता है? वो इन्फॉर्मेशन हमें देता है ना। वो रॉ फैक्ट्स आपस में डिस्कस करते हैं, एट द एंड इंफॉर्मेटिव फॉर्म के अंदर हमें मिल जाता है ना कि वजह क्या है, किस वजह से लेके आते हैं। तो ये आपके पास होता है, इसको हम नाम क्या देते हैं? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है। तो ये वो टूल्स हैं, वो तरीके हैं जिससे डेटा इकट्ठा किया जा सकता है। तो आपने जहन में रखना है, अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आपका आता है पेपर में, तो कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टूल ऑफ, या द वेज टू विच डेटा इज कलेक्टेड। हो गया। या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टूल या द प्रोसेस ऑफ डेटा कलेक्शन। हो गया। तो ये आपने अपने जहन में, आप इसे ये भी पूछ सकता है कि विच ऑफ द, ये सारे जितने भी डेटा ये जो आपके सामने नजर आ रहे हैं ना, ये प्राइमरी डेटा के टूल्स हैं। जहन में समझ लिए, इस चीज़ को समझ ले। ये सारे के सारे क्या है? ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। ये जितने भी टूल्स आपको नजर आ रहे हैं ना, ये सारे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। तो आप इसको ऐसे कह सकते हो, दीज आर द टूल्स या द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। तो ये प्राइमरी डेटा के। अब सेकेंडरी डेटा का कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, वो ऑलरेडी पब्लिश होता है, तो उसमें से हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, जो ऑलरेडी पब्लिश डेटा होता है। अब सेंसस जो है वो पब्लिश होता है ना, ठीक है, जिस तरह पोस्टल क्वेश्चनियर है तो उसके ऊपर जो आता है, तो रिसर्च वगैरह आर्टिकल के अंदर आता है, वो पब्लिश हो जाता है ना, एंड सो ऑन। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं, ये जो आपके पास। तो इसको आप कह सकते हो डेटा कलेक्शन के मेथड, या कह सकते हो प्राइमरी डेटा के कलेक्शन के मेथड। ठीक हो गया। तो ये आपके पास है जो कि हमारे पास जो ओवरऑल थीरी है। अब ऑनवर्ड जो है हम लोगों ने इसमें देखें, आपके पास वैल्यू आ रही है, चेक कर लें 1.4 में एक टॉपिक आ रहा है, इसको नाम क्या दे रहे हैं? ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, एक टॉपिक आ रहा है ऑर्गेनाइजिंग, और फिर एक टॉपिक आ रहा है समराइजिंग। ठीक है, अब सपोज कर लेता हूँ मैंने एक डेटा को टेबल्स में लिख दिया, तो जो टेबुलर फॉर्म होता है ना, जो टेबुलर फॉर्म होता है, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? ऑर्गेनाइजिंग। हो गया। जब हम टेबल के ऊपर हेडिंग्स देना शुरू कर दें, जो हेडिंग्स आ जाती, इसको हमने क्या नाम दे दिया? समराइजिंग। हो गया। सबसे पहले क्या है? ऑर्गेनाइजिंग, समराइजिंग। और जो टेबुलर फॉर्म होता है वो किस में होता है? वो या तो असेंडिंग ऑर्डर में होगा, ऐसे ही है ना, या तो असेंडिंग है, या आपके पास क्या होंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। असेंडिंग ऑर्डर में होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? ऑर्गेनाइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्या है कि समराइज अब करो कि ये टेबल का ये कॉलम क्या है, ये क्या एक्सप्लेन करता है, ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है, और इसके ऊपर कोई प्रोसेस अप्लाई करो और बताओ इसकी ये मीनिंग बनती है। तो इसको नाम क्या देते हैं? ऑर्गेनाइजिंग एंड समराइजिंग। अब हम लोगों ने ऑर्गेनाइजिंग समराइजिंग क्या पढ़ना है, उसके लिए उसने हमें एक एग्जाम्पल दे दी है। अब एग्जाम्पल देख लें, तो ये 100 वैल्यूज़ हैं, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। इसको काउंट, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज का मतलब काउंट करके बताओ कि कितने हैं। इसने लिख दिया 100 सेलमैन की डाटा है, 100 सेलमैन। हो गया। इसका मतलब ये जितने नंबर्स हैं ये 100 नंबर्स हैं, लेकिन इसका कोई अरेंजमेंट ऑर्गेनाइजेशन कोई नहीं है, ये मिक्स्ड नंबर्स हैं। इसका मिक्स का मतलब क्या है? स्मॉल लार्ज सारे मिक्स हैं। ठीक है, स्मॉल लार्ज सारे मिक्स हैं। अब हमने इस प्रोसेस को क्लियर करना है। ये 100 सेल्समैन का डेटा है, जो डिफरेंट किलोमीटर्स के अंदर उन्होंने डिस्टेंसेस जो हैं, एक महीने में, एक साल के अंदर उन्होंने जो किलोमीटर्स जो है उस पर ट्रेवल किया, उसका 100 डेटा उसने इकट्ठा कर लिया और ये रख दिया। तो ये क्या आ गया आपका? इसको हम कहते हैं मिक्स डेटा, क्योंकि इसमें उसमें अगर ना तो ये असेंडिंग ऑर्डर में, नहीं डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आगे लेके क्या कर रहा है
उसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वो अरेंज कर रहा है, लिखा हुआ है इसकी अरेंजमेंट करता है। इट मस्ट बी रीअरेंज इन ऑर्डर, हो गया, रीअरेंज इन ऑर्डर। अब हम कहाँ जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग की तरफ हम लोग लेके चल रहे हैं, हो गया। तो इसमें कॉन्सेप्ट आ गया एरे का, ये देखिए लिखा हुआ है एरे। एरे का मतलब होता है अरेंजमेंट, एरे या इसको हम कहते हैं अरेंजमेंट। एरे और अरेंजमेंट। अब अरेंजमेंट क्या होता है, अरेंजमेंट दो तरह हो सकता है, या तो आपके पास असेंडिंग में है, असेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है, या आपके पास क्या होता है डिसेंडिंग ऑर्डर में, या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है, हो गया। अब इस डेटा को आप देखें तो इसने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में एरे किया। स्मॉल वैल्यू 481 हो गई, लार्ज वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ये आपके पास लार्ज वैल्यू, इसको मैं लार्ज का मतलब है लार्जेस्ट वैल्यू, और इसको क्या कहूँगा मैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू। लार्जेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू आ गया दोनों। डेटा अरेंज हो गया, किस में हुआ, असेंडिंग ऑर्डर में हुआ। याद रखो स्टैट्स में हम कभी भी डेटा दिया हुआ हो ना कभी भी डेटा गिवन हो तो हमेशा अगर उसको हम लोगों ने एरे करना हो, उसकी अरेंजमेंट करनी हो, तो हम हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, ठीक है। अब ये नहीं है कि डिसेंडिंग ऑर्डर अलाउ नहीं है, लेकिन हम लोग न्यूमेरिकली उसको असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, तब जाके ऑब्जर्वेशन फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपने डेटा था, डेटा इन एन एरे का मतलब क्या है कि डेटा को हमने अरेंज किया, लेकिन किस फॉर्म में किया, हम लोगों ने उसको असेंडिंग ऑर्डर में किया। इसका मतलब है स्मॉलेस्ट वैल्यू पहले लगा दी, फिर लार्ज 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 करके फिर लार्जेस्ट वैल्यू पे हमने डेटा को एंड किया। तो जितनी ऑब्जर्वेशन इस डेटा के अंदर थी ना, उसको हमने एक फॉर्म दे दिया जिसको हम लोग अरेंजमेंट कहते हैं, जिसका नाम है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में आ गया, ये एक आपके पास प्रोसेस हुआ। अब याद रखो ये आपने परफॉर्म नहीं करना, ये आपको समझाने के लिए कर रहा है वो, कि आपने किस तरीके से, ये होता क्या है, जो ऑर्गेनाइजिंग समराइजिंग है वो होता क्या है उसके लिए कहते हैं। आपको पेपर के अंदर इस तरह डेटा देके आपको ये नहीं कहेंगे इसको ऑर्गेनाइज करें, ये तब हुआ करता था जब आपके पास मैनुअल पेपर हुआ करते, तो हम लोग नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पर चेक करें, एक और नाम दे दिया, उसका नाम क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ अकरेंसेस, नंबर ऑफ अपीयरिंग, नंबर ऑफ अपीयरिंग, ठीक है। सपोज कर लेता हूँ मैं कहता हूँ जो मैंने टेस्ट लिया और टेस्ट में से जो 30 मार्क्स थे वो जो स्टूडेंट्स हैं या नंबर ऑफ अकरेंसेज हैं वो लोग 2 आ गए, तो मैं इसको क्या कहूँगा, ये एक्स वैल्यू है जिसका नाम मैंने क्या लिया, टेस्ट मार्क्स। कितने स्टूडेंट ने गेन किया, 2 लोगों ने किया, तो 30 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 2 हो गई। इसका मतलब है 30 जो है वो 2 दफ़ा अपेयर हुआ, उसके सामने मैंने उसकी नंबर लिख दिया 2। तो जब x हो यानी जब ऑब्जर्वेशन हो साथ उसके नंबर्स गिवन हो, इसको नाम क्या देते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, टेबल, याद रखो डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है, टेबल। लेकिन वो टेबल जिसमें फ्रीक्वेंसी हो, वो टेबल जिसके अंदर फ्रीक्वेंसीज हो, तो नाम क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, सिंपल टेबल, एक टेबल। अब टेबल का मतलब ये नहीं है कि जिसमें मैंने लैपटॉप रखा, ये वाला टेबल नहीं, एक टेबल जो ऑर्गेनाइज करते हो आप, एक टेबल जिसमें कॉलम्स होते हैं, हो गया। लेकिन अगर एक कॉलम में जहाँ एक्स लिखा हुआ है उसकी वैल्यूज की मैंने, हो गया, तो इसको मैं क्या नाम दूंगा, डिस्ट्रीब्यूशन। जब इसके साथ फ्रीक्वेंसी भी लिख देता हूँ एफ के साथ, तो जो वैल्यूज हो जाएगी, तो एक्स और फ्रीक्वेंसी जब दोनों आगे इकट्ठे, तो उसको नाम क्या दूंगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, एक टेबल जो हमें गिवन होता है, जब उसमें फ्रीक्वेंसी एफ का कॉलम भी गिवन होगा तो उसको नाम क्या दूंगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब वो कैसे उसने कहा, ये देखिए आपके सामने उसने बना दिया। अब उसको ऐसा ऐसा उसको अरेंज कर रहा है, समराइजेशन की तरफ है। अब देखें 481 एक ऐसी वैल्यू जो एक दफ़ा आई है, 482 एक दफ़ा अपेयर हुई है, 486 2 दफ़ा अपेयर हुई है, एंड सो ऑन। ये देखिए लिख दिया उसने सारा, ये देखिए ओवरऑल बता दिया। तो अब इस क्या हुआ, इसको हम क्या नाम दे देते हैं, इसे एक दिया हुआ ना अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये ऐसे हम डिस्कस करेंगे। ये अनग्रुप्ड का मतलब क्या है, ग्रुप्ड का मतलब क्या है, एंड सो ऑन, ये पढ़ेंगे। लेकिन इसको हम लोग सिर्फ अभी यहाँ पर क्या नाम लेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम कहेंगे अगर एक्स वैल्यूज हो और साथ अगर फ्रीक्वेंसीज भी गिवन हो,
तो जो डिस्ट्रीब्यूशन इसकी कहते हैं ना, ये लेट से मैं इसको ऐसे करके कॉलम बना लेता हूँ, ये मैं कॉलम बना लेता हूँ, ये कॉलम्स बन गए, यहाँ पर मैंने एक कॉलम पूरा बना लिया। तो जब हम कहेंगे अगर किसी टेबल में x की वैल्यूज़ के साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसीज भी दिए हों तो हम लोग उसको नाम क्या देते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर हो गया? फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ अकरेंसेस, नंबर ऑफ अपेयरिंग, कि एक नंबर कितनी दफ़ा अपेयर हुआ, वो जितनी दफ़ा अपेयर हुआ उसका नंबर हमने सामने लिख दिया कि इतनी दफ़ा हुआ। ठीक है, लेट से मैं कहता हूँ एक महीने में अटेंडेंस, तो मैं कहता हूँ एक पर्टिकुलर स्टूडेंट ओसामा या कोई स्टूडेंट इतनी दफ़ा, ठीक है, क्लास उसने ली है, लेट से 12 दफ़ा ली है, तो वो उसकी क्या हो गई, वो उसकी नंबर्स हो गए जो कि अपेयरेंसेज हैं, तो उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक हो गया? तो ये आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसको कहते हैं, कि जब एक्स वैल्यूज ऑब्जर्वेशन के बनो और साथ उसका फ्रीक्वेंसी कॉलम हो तो उसको नाम हम क्या देते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक हो गया? तो अब आपने क्या करना है एक तो इसको रिवाइज करना है डेफिनेटली, ये जो मैंने आज आपको बता दिया ये सारा रिवाइज करना है। दूसरा एक काम आपने करना है, क्योंकि इतना लंबा चैप्टर नहीं है तो इसको आप हम लोगों ने क्लियर करना है। अब ये क्या हुआ, ये क्या है, जब आप कल आएंगे आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा देख ले, ये ऑनवर्ड्स में मैं बता रहा हूँ, यानी मीन के पेज नंबर आपके पास आ रहा है ये 248 से, 248 से ऑनवर्ड्स जो है थोड़ा सा आप इसको रीड तो कर सकते हैं। मैं ये तो नहीं कि एक एक लाइन सीख के मुझे बता दो, नहीं, आप इसको रीड कैसे हो। आप देखिए कल मैंने आपको बताया आपने रीड नहीं किया, जिन्होंने रीड किया मेरे सामने बैठे हैं या जो पूछ भी नहीं रहे, चले मैं कहता हूँ सब ने रीड किया, लेकिन आपकी रीडिंग से आपको ये फ़ायदा होगा कि जो मैं आपको बताऊंगा आपको वाकई लगे कि हाँ ये बता रहे हैं। क्योंकि अब आपके जहन में एक चीज़ तो है कि हमने स्टैट्स कभी नहीं पढ़ी यार, ये पता नहीं क्या होगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि हम 20-30% तो घबरा के साइड पे हो गए, लेकिन वो जो घबराहट है आपकी मैंने ख़त्म करनी है कि ये हमने इस तरीके से रीड करना है, तो नई चीज़ को बंदा ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ रीड करता है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग बन जाए। ठीक, तो ये आपके पास टर्म्स आ गए, ये देखें, ये टैली है, बताया उसने, ये कैसे ये जो इन्होंने माचिस की जो है तीलियाँ बनाई हुई हैं, हम भी इसको भी देखेंगे है क्या, क्लास बाउंड्रीज क्या होती हैं, डिस्क्रीट डेटा लिखा हुआ है वो हमने पहले भी पढ़ लिया क्या होता है। उसके बाद ये थोड़े थोड़े इसने बताए हैं कि क्या आपके पास आते हैं। तो ये यहाँ तक ना ये यहाँ तक ये जो दिया है ना प्रिंसिपल ऑफ डेटा टेबुलेशन, यहाँ तक आप लोग रीड कर लें, फिर ग्राफ्स आएगा और ग्राफ्स को मैं कल बताऊंगा कि हमने करना है। ठीक है, तो कल हम लोगों ने ये भी एंड अप करना है, इसके अंदर डिस्कशन है, एंड अप करना है। मैं आपको बताया ग्राफ्स और चार्ट वाला पार्ट सर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये है क्या, हो गया। तो ग्राफ्स और चार्ट वाला जो पार्ट है ये एक्सप्लेन करूंगा, और एक्सेल के थ्रू ग्राफ वगैरह सामने करके ना उसके ऊपर मैं आपको ऑब्जर्वेशन बताऊंगा, अगर कभी क्वेश्चन आए तो हम कैसे कर सकते हैं, और ये भी बता दूंगा कि ग्राफ कौन से आते हैं, अगर ग्राफ आता है, इन केस कह रहा हूँ अगर ग्राफ आता है। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ इसका बताना है, ये देखना है नाम क्या है, बार चार्ट है, तो बार चार्ट को बार चार्ट क्यों कहते हैं, बस उसके एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वाई एक्सिस पे क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए, इसके नाम इसके ऊपर इस तरह की थियरिटिकल क्वेश्चन आ रहा है। नंबर 45 पे जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल जाएं उस पर। ठीक हो गया, तो कल इंशाल्लाह फिर इसी पे हम लोग क्लास में मीटिंग करेंगे, इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो कल जरूर